आज की जो कहानी है थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। बहुत सारे आप लोगों ने फरमाइश भी की थी। दुनिया की बहुत सारी सीक्रेट सर्विसेज हैं, खुफिया एजेंसी हैं। उनमें से एक है मोसाद, आप सभी जानते हैं। ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसको मोसाद कहते हैं। कहते हैं कि एक तरह से ये किलिंग मशीन भी है। और मोसाद के बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे कारनामे, बहुत सारी कामयाबी के किस्से भरे पड़े हुए हैं। बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन भी हैं। एक स्टोरी बहुत पहले भी आपको सुनाई थी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। मोसाद की कामयाबी की कहानी थी वो। कहते हैं कि जो मोसाद एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए एक वैसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी इजराइल को। एक तो ये कि इजराइल के आसपास के जितने देश हैं और जो उसकी सरहदें लगती हैं, ज़्यादातर उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दुश्मन देश हैं। तो हमेशा इजराइल को ये लगा रहता है कि अगर वो दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ है तो फिर कुछ ऐसा करे जिससे कि दुश्मन डरें और उसकी तरफ आंख उठाकर ना देखें। और इसीलिए इजराइल ने अपनी डिफेंस, अपनी सीक्रेट सर्विसेज, इन सब को बड़ा मजबूत किया। कहते हैं सिर्फ मोसाद के लिए ही अरबों का बजट है उनका। और दुनिया की जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक हो, बाकी चीज़ें हों, जो उसमें काम करने वाले लोग हों, उनका सिलेक्शन हो, वो सब बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे। और इवन वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के नेता जो हैं, वो इन चीज़ों में बड़ा डीपली इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इजराइल का अपना एक ये भी है कि वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आतंकवादी हैं, उनके साथ कोई बात नहीं करेगा, कोई डील नहीं करेगा, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों। तो इसीलिए मोसाद का मजबूत होना और मोसाद को मजबूत रखना, ये इजराइल की अपनी एक मजबूरी भी है। और इस मोसाद में काम करने के लिए ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है जिसमें बहुत सारी कई बार शर्तें होती हैं कि आप एक तो सालों आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, आपको अपनी फैमिली के साथ शेयर भी नहीं करना है कि आप किस मिशन पे क्या करने जा रहे हैं। और कई बार ऐसे ऑपरेशन होते हैं दूसरे मुल्कों में घुसकर कि जहां अगर आप पकड़े पकड़े जाने का डर है तो इजराइल आपको ओन करने से मना कर देगा। वो ये कहने से मना कर देगा कि आप उसके लिए काम करते हैं, आप मोसाद के लिए काम करते हैं। और इसी हिसाब से ट्रेनिंग होती है, इस हिसाब से लोगों को तैयार किया जाता है। और मोसाद का ये भी है कि वो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ कर मारता है। न सिर्फ मारता है, बल्कि बहुत ख़तरनाक तरीके से, क्योंकि सिर्फ मारना मकसद नहीं होता, बल्कि एक दहशत, एक खौफ बनाना भी, पैदा करना भी उनका एक मकसद होता है, ताकि कोई इजराइल की तरफ आंख उठाकर ना देखे। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मोसाद को इतना ताकतवर भी बनाया गया इजराइल के जन्म के बाद से ही। लेकिन एक चीज़ जो जुड़ी है इस मोसाद को लेकर, उसका रिश्ता 1972 के म्यूनिख ओलंपिक से है। जर्मनी में ये 1972 में, जर्मनी का एक शहर म्यूनिख है, वहाँ पे ये ओलंपिक हो रहा था। और उस ओलंपिक को शुरू हुए करीब एक हफ्ता बीत चुका था। ये अगस्त एंड में, बिल्कुल लास्ट में ये ओलंपिक शुरू हुआ था। एक हफ्ता बीत चुका था। दुनिया भर के खिलाड़ी जो ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, तमाम खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। और इसमें इजराइल की टीम भी थी। इजराइल के भी जो प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, वो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे थे। पहला एक हफ्ता ओलंपिक का बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से गुजर जाता है। लेकिन एक हफ्ते बाद 5 सितंबर 1972, ये वो दिन है जो इजराइल के इतिहास में कभी इजरायली भूलते नहीं है। और यहीं से, इसी दिन ने एक बुनियाद रखी थी मोसाद के ऑपरेशन की, सबसे खतरनाक ऑपरेशन की, जो करीब 20 साल चला और पता नहीं यूरोप के कितने मुल्कों में चला, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चला। तो हुआ यह था कि 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 1972 को ओलंपिक के जो ओलंपिक गांव होता है, विलेज होता है जिसमें प्लेयर्स ठहरते हैं, वहां पे 8 लोग ट्रैक सूट पहने हुए उस ओलंपिक विलेज के दीवार को फांदने की कोशिश कर रहे थे, क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उनके वेशभूषा से, जो उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था, ऐसी लगा था कि वो भी ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए प्लेयर हैं, किसी कंट्री के प्लेयर हैं, और वो यहाँ आए हुए हैं। इत्तेफाक से कनाडा के कुछ खिलाड़ियों ने इन 8 अजनबी जो ट्रैक सूट पहनकर वहां पे आए हुए थे और दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे और ओलंपिक विलेज में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो कनाडा के कुछ प्लेयर उस दीवार के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये 8 लोग ट्रैक सूट में, उन्हें लगा ये प्लेयर हैं किसी कंट्री के, और ये दीवार फांदने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे दीवार जंप नहीं हो रहा है। तो कनाडा के इन प्लेयर्स ने उन 8 लोगों की दीवार पे चढ़ाने में और उनको दीवार वापस उस तरफ उतारने में, अनजाने में मदद कर दी।
ये सोचकर कि ये भी प्लेयर है। इसके बाद वो कनाडा के प्लेयर चले जाते हैं। अब ये जो ट्रैक सूट पहने हुए 8 लोग थे, ये इसके बाद अंदर पहुंचते हैं ओलंपिक विलेज में। शायद इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इजरायली प्लेयर के कमरे किधर है, उनका रूम किधर है। उसके बाद ये उस इजरायली प्लेयर्स के रूम की तरफ बढ़ते हैं और इनके कपड़ों के अंदर तमाम वेपन्स, हथियार छुपे हुए थे। उसके बाद ये अंदर जाते हैं इजरायली खिलाड़ियों के कमरे की तरफ और फिर एक एक कर ये इजरायली खिलाड़ियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसमें कुछ पहलवान भी थे इजराइल के, तो एक प्लेयर जो था इजराइल का, वो इनसे मुकाबला भी जब गोली चलाता है तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं, कई प्लेयर्स भागने लगते हैं। कुछ खुशनसीब थे जो वहाँ से निकल जाते हैं, कुछ को मौका नहीं मिलता। तो एक पहलवान जो देखता है कि ये गोली चल रही है तमाम, वो चाकू उठा लेता है और उनसे लड़ने के लिए वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन इधर चाकू उधर बंदूक, गोली लगती है। इसके बाद करीब 2 प्लेयर्स उस गोलीबारी में मारे जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बाकी करीब 11 टोटल खिलाड़ी थे, उनको ये 8 के 8 लोग बंधक बना लेते हैं। अब ये जो 8 थे जो ट्रैक सूट पहनकर वहां घुसे थे दीवार फांद कर, ये एक्चुअली कोई प्लेयर नहीं थे, कोई खिलाड़ी नहीं थे, ये बल्कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग थे। इजराइल और फिलिस्तीन की पुरानी दुश्मनी, पुरानी लड़ाई चल रही है, हम सब जानते हैं। तो ये फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, मेंबर थे 8, और ये ओलंपिक विलेज में घुसकर 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लेते हैं। इसके बाद बंधक बनाने के बाद अब चूंकि अफरा तफरी मच चुकी थी, ओलंपिक विलेज में गोली चल चुकी थी, जर्मनी की सरकार भी परेशान थी। उसके बाद इनकी पहली बार डिमांड आती है सामने, और डिमांड ये थी कि जो इजराइल के जेल में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 234 लोग बंद हैं, उनको रिहा किया जाए, और अगर उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो ये 11 के 11 खिलाड़ियों को मार देंगे। अब इजराइल के अंदर ये कानून है कि वो आतंकवादियों से कोई मोल भाव नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो जब ये मांग आई पहली बार कि 234 फिलिस्तीनी लिबरेशन से जुड़े हुए लोगों को इजराइल की जेलों से रिहा कर दो, वरना इन 11 खिलाड़ियों को हम मार देंगे, तो इजराइल ने बिना देर किए हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। बोला हम उनसे बात नहीं करेंगे और हम इनकी कोई मांग नहीं मानेंगे। जब ये मैसेज यहाँ पहुँचा तो इन आतंकवादियों ने, और जो फिलिस्तीनी लिबरेशन से जुड़े हुए थे, 2 प्लेयर्स की लाशें को, जो लाश थी वो दरवाजे के बाहर फेंक दिया और उन 2 लाशों को प्लेयर्स के दिखाकर कि ये देखो कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो बाकी के प्लेयर्स को भी हम इसी तरह मारते जाएंगे। तो 2 प्लेयर्स की लाशें बाहर आईं। जो जर्मनी की अथॉरिटी थी वो उन लाशों को उठाकर ले गई। अब इधर पैनिक सिचुएशन था, इजराइल के लिए सीधे सीधे धमकी थी कि भैया आप 2 मारे हैं, बाकी भी मार देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन इजराइल का इरादा नहीं बदला, वो अब भी इजराइल कह रहा था कि हम इनसे बात नहीं करेंगे और इनकी कोई मांग नहीं मानेंगे। उस वक्त गोल्डन मेयर थी इजराइल की प्राइम मिनिस्टर। अब चूंकि ओलंपिक का खेल, उसमें इस तरह का टेररिस्ट अटैक, इजराइल के सारे प्लेयर्स बंधक, 2 की लाशें, अब आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे होंगे। हर एक की नज़र उस वक्त इजराइल पे थी कि इजराइल क्या करेगा, क्या इजराइल इनकी बातें मानेगा, क्या आतंकवादियों से समझौता होगा, क्या वो अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए कुछ करेगा। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इजराइल एकदम साफ 2 टूक शब्दों में उसने बोल दिया कि हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे। अब ये लाइनें जो सामने आई उस वक्त, अब जाहिर सी बात दुनिया भर की मीडिया में भी ये हेडलाइन चल रही है, तो अब ये था कि इसका मतलब है कि इजराइल अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा और वो सब मारे जाएंगे। तो लोगों की धड़कनें बेहद तेज़ थी कि आगे क्या होगा, क्या आतंकवादी उन सबको मार डालेंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा। इसी बीच में इजराइल ये सब चीज़ें तो शर्तें तो मानने को तैयार नहीं, बातचीत के लिए भी तैयार नहीं, पर उसने जर्मनी की गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की कि वो म्यूनिक में अपने स्पेशल फोर्सेस भेजना चाहता है और वो अपने प्लेयर्स को एक ऑपरेशन के जरिए रिहा करवाना चाहता है, तो उसकी इजाज़त दे। आप कोई भी जो आर्म फोर्सेस होती हैं उसको किसी दूसरे मुल्क में भेजने के लिए वहाँ के मुल्क की परमिशन ज़रूरी है। तो इजराइल ने जर्मनी से ये गुजारिश की कि आप हमारे स्पेशल फोर्सेस को जर्मनी में आने दें, म्यूनिक में आने दें, हम उस विलेज में जाकर खुद ही ऑपरेशन करके हम अपने खिलाड़ियों को बचाएंगे। लेकिन जर्मनी की दिक्कत ये थी कि इतना बड़ा एक खेल का आयोजन, ओलंपिक जैसा इवेंट
जिस पे पूरी दुनिया की नज़र है, दुनिया के हर मुल्क उसमें हिस्सा ले रहा है, और वहाँ अगर इस ऑपरेशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो गया तो जर्मनी की बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि खून खराबा ज़्यादा होगा, जर्मनी ने मना कर दिया। उसने कहा कि हम आपके स्पेशल फोर्सेस को यहाँ अलाउड नहीं कर सकते। तो ये रास्ता भी बंद हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। जर्मनी अपनी तरफ से कोशिश कि किसी तरह कोई समझौता हो, लेकिन इजराइल का एकदम खुल्लम खुल्ला जवाब कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे। खिलाड़ी सारे अभी भी उनके कब्जे में, 2 की लाशें मिल चुकी हैं। तो जब वक्त बीतता गया और शायद आतंकवादियों को भी इस बात का एहसास था, जो 8 के 8 थे, कि इजराइल उनकी बात नहीं मानेंगे और उनकी शर्तें शायद वो ना माने, तो इसलिए उन्होंने फिर अचानक अपनी शर्त बदली और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो 234 बंद हैं जेल में उनको आप मत रिहा करो, लेकिन हमें यहाँ म्यूनिख शहर से बाहिफाजत निकल जाने की इजाज़त दो और हम ये जो प्लेयर्स हैं इजराइल के, इनको अपने साथ बंधक बनाकर लेकर जाएंगे, तो आप वो दे दो, वरना फिर हम उनको यहीं मार देंगे। और उनका ये था कि उनको बिल्कुल मतलब पूरी सुरक्षा के साथ बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। इसके लिए उन्हें प्लेन दिया जाए, उन्हें म्यूनिख ओलंपिक विलेज से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बस दी जाए। तो ये सारी चीज़ें मांग थी। जर्मनी को ये मांग बड़ा मतलब लगा कि चलो एक मौका है, क्योंकि ये ओलंपिक विलेज से बाहर निकलेंगे और रास्ते से लेकर एयरपोर्ट तक कहीं ना कहीं ऐसा मौका आएगा जहाँ पे हम किसी ऑपरेशन के ज़रिए इन खिलाड़ियों को आज़ाद करा सकते हैं और इन आतंकवादियों को मार सकते हैं। तो इसके लिए जर्मनी ने बाकायदा उनकी शर्तें मानी और बस मुहैया कराई गई। म्यूनिख में जहाँ पे ओलंपिक विलेज था वहाँ पे बस आई। उस बस में ये सारे 8 के 8 आतंकवादी जो थे फ़लस्तीन के वो बैठे। इसके अलावा जो प्लेयर्स थे जो बंधक बनाए हुए थे उनको उसमें रखा और ये बस एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। टाइमिंग कुछ ऐसा था कि शाम का वक्त था, अंधेरा होने वाला था। एयरपोर्ट में जगह जगह पे शार्प शूटर को बिठाया गया था और ये जर्मनी के अपने शार्प शूटर थे और उनका ये था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो इसके ऊपर अटैक कर देंगे और खिलाड़ियों को आज़ाद कर लेंगे। बाकायदा इसके लिए उनकी मीटिंग हुई, पूरी प्लानिंग हुई, सारे मैप रास्ते देखे गए। प्लेयर्स को लेकर ये फ़लस्तीनी लिबरेशन के जो 8 लोग थे वो पहुंचते हैं एयरपोर्ट और पल पल की ये खबर उस वक्त चल रही थी, क्योंकि सभी की नज़र ये थी कि इन प्लेयर्स का क्या होगा, क्या वो बचेंगे नहीं बचेंगे। अब इस समझौते की खबर भी आई तो अब इसके बाद क्या होगा। तो पूरी दुनिया एक तरह से अपनी उनकी धड़कनें रुकी हुई थी, वो देख रहे थे कि नतीजा क्या होता है, ये लोग आज़ाद होते हैं कि नहीं होता है, खून खराबा होता है क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बीच में ये बस ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे के बीच म्यूनिख एयरपोर्ट पहुंचती है। जब म्यूनिख एयरपोर्ट पहुंचती है ये बस, तो वहाँ पे इन बस से उतार कर खिलाड़ियों को वहाँ पे 2 चॉपर भी था और शार्प शूटर थे और वो छुपे हुए थे। खिलाड़ियों को बस से उतार कर एक हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और इसके बाद उनके साथ कुछ जो आतंकवादी थे वो भी थे। बाकी के जब ये लोग जो 8 वहाँ पे आए थे फ़लस्तीन लिबरेशन के, ये जब हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगे तब उसी वक्त एक मौका मिला शार्प शूटर को और उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। तो 2-3 तो उसी वक्त वो मारे गए। अब अचानक जब इन लोगों को लगा कि ये गिर गए यहाँ तो शार्प शूटर है और ये धोखा हुआ उनके साथ, तो उन्होंने भी जवाबी गोली चलानी शुरू कर दिया। जब गोली चलने लगी तो जो चॉपर के अंदर प्लेयर्स थे इजराइल के और उनके साथ जो आतंकवादी थे, उन्होंने उन निहत्थे प्लेयर्स पे भी गोलियां चलानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो घिर गए हैं, बच सकते नहीं हैं तो क्या करें, तो इनको क्यों छोड़ें। तो उन्होंने जितने प्लेयर्स थे सबको गोली मारनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद ये ऑपरेशन खत्म हो जाता है, शार्प शूटर के हाथों वो सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में जो अपने आप को घेरा पाते हैं, तो जो आतंकवादी हैं वो इजराइल के 9 के 9 प्लेयर्स को भी गोली मार देते हैं और उन सबकी मौत हो जाती है। हालांकि इसका ऐलान उस वक्त नहीं किया जाता है, शाम को कहा जाता है कि ऑपरेशन अभी चल रहा है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन सुबह साफ हो जाता है कि इजराइल का कोई भी खिलाड़ी जिंदा नहीं बचा। 2 प्लेयर ओलंपिक विलेज में मारे गए, 9 को एयरपोर्ट पे शार्प शूटर के साथ जब मुकाबला होता है तो वो मारे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस 11 खिलाड़ी की मौत को लेकर पूरी दुनिया में शोक और उधर इजराइल में भी ज़बरदस्त गुस्सा। एक तो इजराइल सरकार की पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, वो झुके नहीं आखिर तक।
इजराइल को उम्मीद थी कि किसी तरह खिलाड़ी को वो बचा लेंगे किसी ऑपरेशन से, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि जर्मनी इजाज़त नहीं दी। अब लोगों में भी गुस्सा और बदला लेना है, और ये पता चल चुका था कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सब कुछ किया है। और इसको ब्लैक सितंबर, चूँकि ये 5 सितंबर की घटना थी 1972, ब्लैक सितंबर भी इसको नाम दिया गया। अब ये था कि इजराइल इसके पलट के क्या करेगा, पूरी दुनिया की नज़र इस पे थी, क्योंकि इजराइल एक तरफ आतंकवादियों से बातचीत और समझौते के लिए नहीं झुका, लेकिन वो बदला लेगा ये सब जानते थे, और वही हुआ। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर ने फौरन मीटिंग बुलाई, मोसाद के चीफ से बात हुई, और ये कहा गया कि इस पूरे ऑपरेशन में जो फ़लस्तीन के लोग इन्वॉल्व थे, जाहिर सी बात है वो 8 टेररिस्ट थे, वो तो मारे गए, लेकिन इसकी पूरी साजिश किसने रची, प्लानिंग में कौन कौन शामिल था, फंडिंग कहाँ से हुई, पैसे किसने दिया। तो जो भी इस ऑपरेशन से, ऑपरेशन म्यूनिख से जुड़ा हुआ था, उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और इसका नाम रखा गया इस ऑपरेशन का रैथ ऑफ गॉड, यानी खुदा का कहर। तो रैथ ऑफ गॉड, खुदा का कहर, यह ऑपरेशन का नाम रखा गया। और इसमें यह तय हुआ कि इस ऑपरेशन के लिए जो मोसाद के कमांडो तैयार होंगे, उनके साथ कुछ चीज़ें होंगी। पहली, कि वो भूल जाएं कि उनका भी कोई फैमिली है, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए उन्हें मालूम नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। दूसरी, कि वो किसी से बात नहीं करेंगे ना अपनी फैमिली से कि वो किस मिशन पे जा रहे हैं। तीसरी, अगर वो कहीं पकड़े जाते हैं दूसरे मुल्क में, तो फिर वो ये नहीं कहेंगे कि मैं इजरायली सिटीज़न हूँ या फिर मैं मोसाद के लिए काम करता हूँ। ऐसे लोगों की टीम तैयार करने को कहा गया। ऐसे लोगों की टीम बनी, टीम तैयार हुई। ये उसी दिन की बात है जिस दिन ये प्लेयर्स के साथ हुआ, रातों रात। लेकिन उन लोगों तक पहुंचना, उन लोगों को मारना, उनकी लिस्ट बनाना, जाहिर सी बात है इसमें वक्त लगता है। इससे पहले इजराइल की जनता को ये दिखाने के लिए और बताने के लिए कि हमारे ऊपर जो हमला करेगा, हमसे जो आंखें टेढ़ी करेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बाकायदा इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में बहुत सारे ऐसे कैंप मौजूद थे जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थे, तो उनके 10 ठिकानों पर बमबारी कर दी 2 दिन बाद ही। मतलब ये 5 सितंबर की बात है जब अटैक हुआ। 7 सितंबर को, 7 सितंबर 1972, इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 कैंपों को चुना और उसके ऊपर बमबारी की ज़बरदस्त। और इस बमबारी में करीब 200 लोग मारे गए, जिनमें बहुत सारे फ़लस्तीनी लिबरेशन से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन बहुत सारे आम लोग भी थे, जिसको लेके उस वक्त काफ़ी हंगामा भी हुआ क्योंकि बेकसूर लोग भी मारे गए। लेकिन ये तो 2 दिन बाद बताने के लिए था कि यह हमला हुआ, क्योंकि इसमें फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया था और उनके ठिकानों पे हमला करके कि इतने लोगों को मारा है। लेकिन असली मकसद अभी बाकी था। जो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मेयर, उनका यह था कि ये इस मिशन से जुड़ा हुआ एक भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब जब ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई, उनकी अपनी खुफिया एजेंसियों ने काम किया, पता करना शुरू किया, तो पता चला कि वो सब लोग यूरोप के ज़्यादातर अलग अलग मुल्कों में हैं, बैठे हुए, छुपे हुए, और ये सभी किसी न किसी तरह से फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़े हुए हैं। अब इजराइल के इलाके से बाहर दूसरे मुल्कों में, वो भी किसी एक मुल्क में नहीं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से लोग ठहरे हुए हैं जो उनके दुश्मन हैं। उन तक पहुंचना है, मोसाद के तौर पे भी नहीं पहुंचना है, जाहिर सी बात। फिर उसके लिए अलग अलग ब्रिटिश, आयरिश, यूरोप के अलग अलग मुल्कों के पासपोर्ट बने, उनके नए नाम, उनका नया पहचान, उनके नए चेहरे, और उस नाम और उस नए पते और ठिकाने के साथ साथ मोसाद की अलग अलग टीम एक लिस्ट तैयार करके उन सारे नामों को सामने लाती है। और उसके बाद जिन जिन का भी इस म्यूनिख इंसिडेंट से की प्लानिंग में जरा सा भी रोल था, उन सब को लिस्ट बनाकर उनके खात्मे की एक पूरी तैयार की जाती है, एक लिस्ट। और इसके बाद ये काम शुरू होता है। मोसाद के एजेंट ये 1972 में चुके हुआ था, कई महीने लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो भी लोग शामिल थे उन्हें मालूम था कि इसका रिएक्शन होगा और मोसाद उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो एक दिक्कत यह आई कि जितने भी लोग थे इससे जुड़े हुए, इस साजिश से जुड़े हुए, वो सब अंडरग्राउंड भी हुए, और जो लोग थे वो बहुत, उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई, तो उन तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन चूंकि
मोसाद को अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना था, तो इसलिए वो पीछे नहीं हट सकते थे। तमाम जासूसी की गई, इन लोगों का पता किया गया। उसके बाद पहला बदला म्यूनिख ओलंपिक का 16 अक्टूबर 1972, मतलब करीब 1 महीने बाद मोसाद ने लिया। मोसाद का जो पहला शिकार था उसका नाम था अब्दुल वाइल जैतरा। ये फिलिस्तीन का रहने वाला था और ये जो था एक ट्रांसलेटर था। और इस इंसिडेंट के बाद ये रोम में था, इटली की राजधानी जो है। पूरी इसके बारे में पता किया गया, पता चला ये रोम में है। मोसाद के एजेंट रोम पहुंचते हैं। रात का खाना खाकर ये जब लौट रहा था तो 2 एजेंट इसको गोली मारते हैं। ये पहला म्यूनिख का बदला था। इसके बाद दूसरा जो निशाना बना वो डॉक्टर महमूद हमशारी था। ये फ्रांस में फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव था। मोसाद की एक एजेंट पत्रकार बनकर इससे मिली, क्योंकि इसके बारे में पहले सब कुछ जानकारी मिली कि ये कहाँ क्या है, और वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे उससे मिली। पेरिस के उसके, ये पेरिस में था, उसके अपार्टमेंट के बाहर बुलाया। जब बाहर आया ये हमशारी उससे मिलने के लिए, तो मोसाद के एजेंट जो है ये उसके अपार्टमेंट में घुस गए और एक टेलीफोन के नीचे उन्होंने उसके बेडरूम में बॉम्ब लगा दिया। और ये बात है 8 दिसंबर 1972, 8 दिसंबर 1972, मतलब पहला अक्टूबर में, उसके बाद 2 महीने का गैप होता है, फिर 1972 8 दिसंबर आता है। उसके बाद खैर वो जर्नलिस्ट अपना काम करके, जो मोसाद की एजेंट थी वो चली जाती है। हमशारी वापस आता है अपने अपार्टमेंट में, बेडरूम में। फिर उसको कॉल किया जाता है ये चेक करने के लिए कि फ़ोन कौन उठाता है। हमशारी फ़ोन उठाता है, आवाज़ से पहचान हो जाती है कि हमशारी है। उसके बाद वो ऐसा डिवाइस था कि उस फ़ोन के नीचे लिखे हुए बॉम्ब को एक्टिव कर दिया जाता है और उसी वक्त उस अपार्टमेंट में एक धमाका होता है और उस धमाके में वो अपार्टमेंट उड़ जाता है। हालांकि हमशारी उस वक्त मरता नहीं है, बुरी तरह इंजर्ड होता है, लेकिन 1 महीने बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। ये दूसरा बदला था। इसके बाद अगले कुछ महीनों में, करीब 3-4 महीनों में, 4 अलग अलग और लोगों को मोसाद के एजेंट मारते हैं, अलग अलग मुल्कों में। ये अभी सब कुछ सिलसिला चल रहा था कि तभी इसी बीच में जो इसका मेन एक मास्टरमाइंड था, जिसके बारे में कहा गया था कि मोसाद के लिए जो म्यूनिख में पूरा काम किया था और जिसने पूरी प्लान बनाई थी और जो खासतौर पे खिलाड़ियों को बंधक बनाने का जो काम किया था कि उसको बंधक बनाने के बाद उनसे मांगे मानी जाएंगी, सालेम नाम था उसका। उसके पीछे कई बार इन लोगों ने कई मुल्कों में पता किया, पकड़ा, वहाँ तक पहुँचे, लेकिन ऑपरेशन नाकाम रहा। और 1973 में इस तक वो पहुँचते हैं, लेकिन फिर उसके कुछ लोग मिलते हैं, उनको मारा जाता है। दूसरा ये कि फिर पता चलता है कि इस लिस्ट में जितने ज़्यादातर लोग थे वो लिबनान में भी थे, तो लिबनान में अलग अलग मौक़ों पर ऑपरेशन होता है और इन लोगों को निशाना बनाया जाता है। एक जो मास्टरमाइंड था उसके बारे में पता चला कि ये बंदा एक होटल में रहता है और ये बैरूत में रहता है, बैरूत के होटल में, और उस होटल में ये सिर्फ रात को आता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है, उसके बाद पूरे दिन नहीं आता। तो इसका पूरा रूटीन जब सामने आ गया, उसके बाद ये हुआ कि इस तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसी होटल के उसी के रूम के ठीक सामने वाला एक कमरा मोसाद के एजेंट लेते हैं और वो उस कमरे में शिफ्ट होते हैं। उसके बाद उसके जो दरवाजे की की थी वो की का इंतज़ाम करते हैं और उसके बेड के नीचे ही बॉम्ब लगा देते हैं। अब लेकिन ये है कि बेड के नीचे बॉम्ब लगा दिया, लेकिन उस बेड पे वो उस वक्त सो रहा है कि नहीं, ये पता करना ज़रूरी था, वरना ये हो सकता था कि फिर वो बॉम्ब बेकार जाए। तो उसके लिए बाकायदा उस रूम की निगरानी के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। और फिर जैसे ही एक दिन उनके एजेंट की तरफ से सिग्नल मिलता है कि वो बंदा आ गया और बेड के ऊपर लेट गया है, सोने जा रहा है, उसी वक्त उस बॉम्ब को एक्टिव किया जाता है और वो पूरा रूम ब्लास्ट कर जाता है और उसमें इसका जो मास्टरमाइंड था उसकी मौत होती है। 1972 से लेकर 1988 के तक यूरोप के 1 दर्जन से ज़्यादा, यूरोप और इधर बैरूत में मोसाद के एजेंट एक एक कर इन लोगों को ढूंढते हैं और उन्हें मारते हैं।
तो करीब 18 से 20 साल उनका ये ऑपरेशन चलता है एक म्यूनिख ओलंपिक में 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए। इसमें एक चीज़ और भी कही जाती है कि जिन जिन लोगों को गोली से मारा गया उन सबको कम से कम 11 गोली मारी गई थी, और वो इसलिए कि इजराइल के 11 प्लेयर उस दिन उनकी मौत हुई थी जो आतंकवादियों के हाथों, तो हर एक प्लेयर की तरफ से एक एक गोली। तो जो ब्लास्ट में और बाकी तरीक़ों से मारे गए, किसी को पॉइजन भी देकर मारा गया वो अलग, लेकिन जिन्हें गोली से मारा गया उन सबको 11 गोली मारी गई। यह ऑपरेशन सब कुछ चल रहा था, सब कुछ जो उनकी लिस्ट है उसके हिसाब से, और ये दुनिया में इसको किसी को पता नहीं था, लेकिन एक जगह पर मोसाद से चूक भी हुई और गलती हो गई। और हुआ ये कि यहाँ पे एक शख्स जो है वो गलत मारा गया। एक वेटर था, उसकी कहीं से लिस्ट में नाम दे दी गई, मोसाद के पास आ गया और उसे लगा कि ये भी जो है जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये मोरक्को में एक होटल था और इनको खबर मिली थी मोसाद को कि मोरक्को में भी एक ये है जो म्यूनिख का मास्टरमाइंड में से एक है, जो प्लानिंग की साजिश में हिस्सा लिया जिसने। तो वहाँ पे मोसाद के एजेंट इसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन नॉर्वे की पुलिस इस दौरान, इस मर्डर के बाद 6 एजेंटों को गिरफ्तार कर लेती है। बाकी तो भाग निकलते हैं, लेकिन 6 एजेंट उनके पकड़े जाते हैं। इनमें 2 महिला एजेंट भी थी और इसके टीम लीडर थे माइक हरारी, जो उस वक्त भाग चुके थे, बच गए थे। नॉर्वे पुलिस जब इन 6 लोगों को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो उसके जरिए पहली बार खुलासा होता है कि मोसाद के एजेंट जो है म्यूनिख ओलंपिक का बदला लेने के लिए इस तरीके से कई देशों में ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी के बाद पहली बार इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है कि अच्छा, चूंकि वक्त बीत गया था और बहुत सारे लोग जो ऐसे मारे गए थे उनको लेके अलग अलग चीज़ें भी आ रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सारा कुछ मोसाद से चल रहा है। जब ये नॉर्वे का इंसिडेंट हुआ, जब एक बेकसूर वेटर मारा गया, उसके बाद ये चीज़ें नॉर्वे पुलिस और उनकी एजेंसी के थ्रू सामने आती। तो जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है कि इस तरह से मोसाद के एजेंट फर्जी नाम, फर्जी दस्तावेज, फर्जी पासपोर्ट के जरिए अलग अलग देशों में जाकर और अपने दुश्मनों को निपटा रहे हैं, तो जब प्रेशर पड़ता है तो कुछ दिनों के लिए मोसाद अपने ऑपरेशन को रोक देती है, लेकिन कुछ वक्त के लिए। इसके बाद फिर खामोशी से उनका ऑपरेशन चलता रहता है और कहते हैं कि 1988 में जब उनके लिस्ट में दर्ज हर नाम मिट चुका होता है, तब जाकर यह ऑपरेशन ख़त्म होता है। तो करीब अपने 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए 18 से 20 साल तक दुनिया के कई देशों में मोसाद के एजेंट घूमते हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग हुलिये से, अलग अलग तरीके से अपने दुश्मनों को सालों पीछा करते हैं, सालों उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके घर घर में घुस कर, उनके ठिकानों में घुस कर उन्हें मारते हैं, उन्हें सज़ा देते हैं, और इस तरीके से म्यूनिख ओलंपिक के अपने 11 खिलाड़ियों का वो बदला लेते हैं। तो मोसाद का ये ऑपरेशन, इस पर कई फिल्म भी बन चुकी है, आज भी लोग इसकी कहानियाँ सुनते हैं, सुनाते हैं। ऐसे ही कुछ और भी ऑपरेशन है मोसाद के, जो मैं कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में आपको कहानी के किसी एपिसोड में